and welcome my dear students. Once again I will welcome you. तो आप लोग का जो प्रश्न था कि ये बता दीजिए कि सेक्शन बी को डील कैसे करना है। सेक्शन बी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में वह 2 सेक्शन में आएगा जी। कितने सेक्शन में जी? 2 सेक्शन में। एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा जी? ऑब्जेक्टिव। और सेक्शन बी में क्या होगा जी? तो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव जिसको कह रहे हैं सब्जेक्टिव। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्टिव का आप नेचर को तो जानते ही हैं। ऑब्जेक्टिव का अगर नेचर है तो ऑब्जेक्टिव नेचर में आएगा जिसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको ग्रामर से पूछा जाएगा, जो कि ग्रामर बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा जी? ग्रामर बेस्ड होगा। और 61 से लेकर के 100 तक जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो आपके टेक्स्ट बुक से होगा। टेक्स्ट बुक कहने का मतलब है आपके बुक में कौन सा बुक पढ़ना है क्लास 12th में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली? तो रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। तो 60 से लेकर के 100 तक टेक्स्ट बुक आपके बुक से जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके बुक वाला। हम लोग एक लाइन ऑफलाइन क्लासेज में बुक को पढ़े हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसको उत्तर देने में बिल्कुल आप कैपेबल होंगे, सक्षम हैं कि आप पढ़ेंगे। और ये देखिए जो मैथ्स लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के प्रश्न को डील करते समय सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल गो थ्रू करना होता है। आपको चीज़ें याद है तो आंसर सही है, नहीं याद है तो उसको छोड़ दीजिए। उसमें कुछ मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स में क्या होता है कि चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है उसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है, तो टाइम टेकन हो जाता है। इसमें टाइम टेकन नहीं है चीज़ें। ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद है तो टिक आउट मारिए, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करिए कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा। कई बार परीक्षा में तो ऑप्शन ये 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा जो आपको बुक में पढ़ना ही नहीं है। तो इस बेसिस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ने शुरू से मेहनत किए हैं उनको तो काम देने वाला ये कि आखिर आप पूरे बुक को रिवाइज किए हैं तो क्या बातें पढ़ना है क्या बातें नहीं पढ़ना है, कौन सा राइटर उसमें है कौन सा राइटर नहीं है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा चैप्टर नहीं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो अगर ये पता है और अगर ग्रामर आपको बेहतर है या फिर ग्रामर पर आप कमांड करना बेहतर समझते हैं कि ग्रामर ही मेरे लिए बेहतर है बुक से बेहतर। कितना स्टूडेंट का कहता है कि ग्रामर जो बेहतर नहीं है हमारा, जो बुक से पढ़ा दीजिए तो बुक वाला ही हमसे बन पाएगा। तो इस पर 1 मिनट चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक है, ये कलर दिखाई दे रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेक्शन ए आएगा और हालांकि हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी आता है जी। तो सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बोल दें कि 1 से लेकर 60 तक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, प्रीपोजिशन भी पूछ देगा, आपको क्वेश्चन टैग भी पूछ देगा, आर्टिकल भी पूछ देगा, सारी चीज़ों। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना। हम आपको जो वीडियो आधा 30 मिनट के 25 मिनट के जो आधा घंटा के लगभग जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव करिए और टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक होता है जी, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक, उसको आप डेली जो है प्रैक्टिस में लाइए, डेली पढ़ते रहिए। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करिए, पूछिए कि आप टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव का जो है आर्टिकल में क्वेश्चन नंबर इतना है, इसमें हमको प्रॉब्लम है। इस प्रकार की चीज़ें आप जब कमेंट में लिखेंगे तो हम उस पर वर्क करेंगे और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर उसमें नहीं होने वाला तो सेक्शन बी पर प्रॉब्लम क्यों हो जाएगा? सेक्शन बी तो हम जब आपके साथ खड़े हैं तो सेक्शन बी में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मेहनत आपको ही करना होगा, हम केवल रास्ता बताएंगे। टीचर का काम होता है रास्ता बताना, स्टूडेंट का काम होता है खुद अगर रास्ता बता दिए तो उस रास्ता पर चले। ऐसा ना कहे कि आप ही पहले चल करके देखिए, हमको चलने के लिए मत कहिए, आपको खुद चलना है। तो सेक्शन बी जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से कौन सा प्रश्न आपको बनाना है और कौन सा प्रश्न आपको छोड़ना है, इसके पीछे कारण यह है कि प्रश्न जब बनाते हैं तो कई बार प्रश्न बना देते हैं तो वैसा प्रश्न बना करके चलाते हैं जिसमें नंबर कटिंग होने की संभावना ज़्यादा है। और हालांकि उसके बाद वाले आंसर आपको जानते हैं बिल्कुल बेहतर तरीका से, लेकिन आप परीक्षा में थोड़ा प्रेशर फील करते हैं अपने आप को, तो प्रेशराइज होने के कारण जो है उस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे देते हैं जिसमें नंबर कटिंग की संभावना ज़्यादा है, और जिसमें नंबर कटिंग की संभावना नहीं है
उसको आप टच नहीं करते हैं, जब बाहर निकालते हैं एग्जामिनेशन हॉल से तब जाके देखते हैं कि ध्यान से। इसलिए कहते हैं कि मॉडल पेपर सोल्व करिए और अप्रोच अभी से ही डेवलप करिए। तो सेक्शन बी में होता क्या है सर, तो सेक्शन बी जब जाइएगा था सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न से मुलाकात होगा जी वह रहेगा राइट एन एसे, यानी सबसे पहले आपको किससे मुलाकात होने वाला है, एसे से मुलाकात होने वाला। एसे कहने का मतलब निबंध से, लेखन से। तो आपको एसे मिलने वाला सॉरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास अलग अलग 5 ऑप्शंस दिया रहेगा। 5 ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शंस पर आप देख लीजिए कि किस में आप बेहतर लिख सकते हैं, किस में आपका फ्लो बेहतर बन सकता है। और जिसमें आपका फ्लो बेहतर बनता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए राइट एन एसे ऑन वन ऑफ एनी फॉलोइंग, तो यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। लिखना कितना शब्दों में है, तो 150 से 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और ये शब्द सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि सेंटेंस अगर लॉन्ग सेंटेंस है तो उसमें शब्द की ज़्यादा रहेगा, सेंटेंस आप छोटा छोटा बना रहे हैं तो उसमें शब्दों की संख्या कम रहेगा। तो देखिए द फ्यूचर ऑफ एआई का क्या है फ्यूचर जी, एआई का प्रेजेंट भी है, एआई का फ्यूचर भी है। पास्ट में तो एआई था नहीं, तो अब एआई आ गया है जी। हमारा जो कैमरा है, हमारा जो बोर्ड है, सब डिजिटल जितने भी चीज़ें हैं सब में एआई मोड है जी। तो एआई का क्या फ्यूचर है, एआई के बारे में आप कितना जानते हैं। अगर आप एआई के बारे में जानते हैं तो एआई के बारे में आप लिखना पसंद करेंगे, टेक्निकली उतना आप जानते हैं एआई के बारे में तो इस पर आप लिखिए। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए कि इस पर हमको ज़्यादा पकड़ नहीं है। फिर आ जाए सेकंड ऑप्शन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसमें मेन की पॉइंट कौन सी है, डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन वर्ड मेन है, डिसिप्लिन पर आप कितना लिख सकते हैं। डिसिप्लिन हर जगह इंपॉर्टेंट है जी, चाहे वह स्टूडेंट्स लाइफ हो, कोई आइडियल स्टूडेंट्स हो, चाहे आइडियल टीचर हो, चाहे कोई भी आइडियल एम्प्लॉय हो, डिसिप्लिन तो उनके अंदर होना ही चाहिए। तो मेन रूट वर्ड है इसमें डिसिप्लिन, या फिर कीवर्ड कहें या रूट वर्ड कहें, डिसिप्लिन के इर्द गिर्द चीजें आपको लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड बात पूछ सकता है, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन पूछेगा कि वनोन्मूलनकरण जो हो रहा है, वन का जो उन्मूलन हो रहा है, अर्थात वनों की जो इतना ज्यादा कटाई हो रहा है उससे पर संबंधित आप लिखना चाहते हैं। जिसमें देख लीजिए एआई पर आपका फ्लो बन रहा था, एआई पर, डिसिप्लिन पर आपका फ्लो बन रहा था, डिसिप्लिन पर, डिफोरेस्टेशन को लेकर के आपके मन अंदर बहुत सारा विचार है तो उसको आप प्रकट कर सकते हैं। या फिर 5वां नंबर पॉइंट है फ्लड्स। क्या जी, फ्लड्स। फ्लड्स कहने का मतलब बाढ़, उसके क्या कॉजेज हैं एंड क्या उसका इम्पैक्ट है। कारण कौन सी है कि बाढ़ आ जाता है, हर बार बाढ़ आ जाता है, उसका कुछ तो कुछ कॉजेज होगा, और आखिर कॉजेज है तो उस कॉजेज को डिस्कस करें कि क्या कॉजेज है। फिर उसका अगर फ्लड्स आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको लिखना है। बस लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है, इस पर थोड़ा वर्क कर लेना है, फ्लो नहीं बना पाता। इस चीज़ को अगर हिंदी में पूछा जाता तो आप बिल्कुल मुस्कुरा करके या फिर एकदम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के चीज़ों को लिख देते, लेकिन हमारा लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश है तो इस पर भी हमको वर्क करना है। तो इसमें से 5 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पर क्या लिख देना है जी, ए से। और अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि ए से लिखना है। सबसे पहले परीक्षा में जाकर के एक ए से आपको क्या करना है, लिखना है। अब ए से चाहे एआई पर हो, डिसिप्लिन पर हो, डिफोरेस्टेशन पर हो, फ्लड्स पर हो या किसी पर हो, आपको एक ए से लिखना है। ओके, कंफर्म। और आपको जो डिसिप्लिन पर ऐसे लिखवा है इसको याद कर लीजिए। पॉल्यूशन है, कुछ चीज़ें जो हम बिल्कुल फिक्स है, डिसिप्लिन, पॉल्यूशन, इस पर डिफोरेस्टेशन, ये सब चीज़ें फिक्स है। इसमें से कोई ना कोई इससे रिलेटेड बात आपको परीक्षा में पूछा जाने वाला है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आइएगा, तो सेकंड नंबर ये अगर आप ए से लिख लीजिएगा, सबसे पहले आपको जो सेक्शन बी रहेगा तो उसमें सेक्शन बी लिख दीजिएगा। ऊपर परीक्षा में पेज मिलेगा, उस पर सेक्शन बी है, कॉपी मिलेगा, कॉपी में से सेक्शन बी लिख देना है। और पहला प्रश्न का कौन सा लिखने जा रहे हैं, पहला लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, कौन सा, पहला का अगर दूसरा लिख रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो उसका हेडिंग दे दीजिएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। और उसके बाद बिल्कुल बेहतर तरीका से एक क्वेश्चन को आप बनाइए। उसके बाद एक क्वेश्चन जैसे बनाएगा तो सेकंड क्वेश्चन पर आइएगा। कौन सा क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर आइएगा। सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन बनाना होता है जी। कितना क्वेश्चन बनाना होता है, 7 क्वेश्चन, जिसमें से पहले हम डील कर चुके हैं, हम दूसरा पर आएंगे। किस पर, दूसरा पर। इसमें पूछेगा एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या पूछेगा, आपको पूछेगा प्रोज सेक्शंस वाला से, बीच से, स्टोरी में से, या फिर ऐसे में से किसी भी, जो अलग अलग चीज पढ़े हम लोग। प्रोज सेक्शन में स्टोरी भी पढ़े हैं, स्पीच भी पढ़े हैं, ऐसे भी पढ़े हैं, ठीक है। तो स्पीच है, ऐसे है, या फिर कॉमेडी है, इस प्रकार की चीजें जो भी हमने पढ़ा प्रोज सेक्शंस में,
और सबका नाम भी बताया गया था कि ये चैप्टर 1 है तो वो क्या है, इस प्रकार की चीज़ ऑब्जेक्टिव में। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब ये लाइन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए जी कि ये लाइन जब हम पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिविलाइजेशन की बात कौन सा चैप्टर में किया था, जो मोड ऑफ कंडक्ट को बताता है, मोड ऑफ कंडक्ट बताता है विच पॉइंट आउट, जो बताता है व्यक्ति को कि उसका ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का रास्ता क्या है। तो ये सिविलाइजेशन की बात किस में करता है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो उस चैप्टर का लिया गया है। तो आपको ऑफलाइन क्लासेज में ये बात बताया गया है, फिर से अगर कहिएगा तो यहाँ पर भी बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा कि किस प्रकार एक्सप्लेनेशन करना है। तो हम वहाँ पर लिख करके बताए थे कि अगर लाइन रहेगा तब लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहां से लिया गया है जी, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। और हेयर इस प्रकार लिखना, हेयर द महात्मा गांधी सेज दैट, यहां महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं, या हेयर महात्मा गांधी वांट्स टू से दैट, महात्मा गांधी क्या चीज को समझाना चाहते हैं, तो सिविलाइजेशन को लेकर के समझाना चाहते हैं। आपके मन में फ्लो बन रहा है सिविलाइजेशन को लेकर के कुछ है तो लिखिए, और नहीं तो इसी लाइन को इर्द गिर्द करते, इसी के आसपास घुमाते घुमाते चीज़ों को लिख देना है। तो दिस लाइन हैज बीन, ये आपके पास आइडिया होना चाहिए, लिखिएगा तभी आइडिया आएगा। ठीक है, अगला पेज पर चलते हैं। इस पहला क्वेश्चन डील कर दें तो दूसरा में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में 4 ऑप्शन रहे आपके पास, 4 में से कोई भी आप एक्सप्लेनेशन करिए, चाहे वो वाला नहीं करना चाहते हैं। जैसे कोई लाइन पढ़े आपको नहीं समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अगला पढ़ते हैं। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी, इतने से पढ़े समझ में आ गया कि इन्फेंट और मदर इनफर्टिलिटी की बात किस में किया है, तो ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। तो बस हमको जैसे ही पता चल गया कीवर्ड मिल गया, इन्फेंट है, मदर है, मोर्टेलिटी है, तो ये रूट वर्ड है कि किस चैप्टर में ये पढ़ना था, तो ये चैप्टर 7 में पढ़ना था, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो लिखेंगे दीज लाइन्स, अगर लाइन है, बहुत सारा लाइन है तो लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए चाइल्ड इज बॉर्न, दैट इज एन एसे विच हैज बीन कंपोज्ड बाई, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो जिसके द्वारा लिखा गया है या फिर रिटन है, कौन लिखे हैं, चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन ग्रीर। तो लिखना जर्मेन ग्रीर, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय या विच हैज बीन रिटन बाय जर्मेन ग्रीर। हियर द पोएटेस जर्मेन ग्रीर वांट्स टू से दैट, क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज को समझाना चाहते हैं, उस चीज को लिखना है आपको। या फिर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल इसी चीज को आप कट कॉपी पेस्ट कर देना है। तीसरा लाइन पढ़ते हैं, सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड, अब बेंजी वर्ड समझ में आया, बेंजी किस में पढ़ना था जी, तो बेंजी पढ़ना था द अर्थ में, किसमें जी, द अर्थ में। द अर्थ जो चैप्टर है, जो कि स्टोरी है, तो उसमें लिखना है कि द बेंजी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ which has been, that is a story which has been composed by, बेंजी किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो स्टोरी था द अर्थ वह किसके द्वारा लिखा गया है, जिस राइटर का नाम लिख देना है कि कौन से लिखा गया। इसलिए चीज को बता रहे हैं कि 10 नंबर तो एकदम पूरे दिलवाने वाला है, 10 नंबर के अलावा और भी चीजें हेल्प करने वाला है कि राइटर कौन सा चैप्टर को कौन सा राइटर लिखे हैं, और वह चैप्टर रियल में है क्या, प्रोज सेक्शंस वाला। पोएम में तो सब पोएम ही है, तो पोएम वाला में तो याद कर लेना कि कौन से पोएम है, उसके राइटर कौन है, उसके कंपोजर कौन है, उसके पोएट कौन है, इस चीज को याद कर लेना है। लेकिन प्रोज सेक्शन वाला में 3 चीज याद करना है कि एक तो कौन सा चैप्टर है, वो कौन लिखे हैं, ये 2 चीज फिक्स हो गया। तीसरा कि ये चैप्टर क्या है, एसे है या स्पीच है, क्या है, इस बात पर भी ध्यान देना है। तो सेकंड नंबर में 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से क्या आप केवल 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो वहां पर जब ऐसे दीजिएगा तो 8 नंबर के क्लियर हो गया। कितना नंबर के जी, 8 नंबर के आप परीक्षा में पहला क्वेश्चन से बना चुके हैं, दूसरा नंबर में परीक्षा में 4 नंबर के बना चुके हैं। कितना नंबर के, 4 नंबर के। 8 नंबर और 4 नंबर अगर आप बना चुके हैं तो फिर अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा पर जाएगा। 1 2 बना लेना आपको, ठीक है, बिल्कुल 2 ही चीज बनाना है। तीसरा पर जाएगा तो फिर से आपको मिलेगा एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, फिर से एक्सप्लेन ही करना है, बहिर मजा है, फिर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए सीख जाते हैं तो बहुत ही फायदा है। देखिए 2 क्रोज सेक्शन वाला 4 4 8 नंबर आपको दिला के जा रहा है। अब फिर यहाँ पर आएगा तब देखिए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ए ब्लाइंड एज ऑफ विंडोज।
अब हाउ ऑफन आई थिंक मतलब मैं कई बार सोचा हूं जाने के लिए, देयर टू पियर थ्रू, अब पियर झांकने के लिए, थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। यह कहां से लाइन लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से जी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखा गया पोयम है, उसी से लिया गया है। ठीक है, आप इस चीज को पहचान गए तो लिखना है कि these lines have been taken from, these lines have been taken from my grandmother's house which has been composed by कमला दास। यहां तक अगर चीजें को लिख लें तो फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे जी कि here कमला दास wants to say that, किस चीज को कहना चाहते हैं तो उस चीज को आप लिखे, या फिर इस चीज को आप कट कॉपी पेस्ट करें। बाज इट कोबरडाइस, क्या यह डरपोकपन है? दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मुझे उसको मारने की हिम्मत नहीं है। वाज इट परवर्सिटी, क्या यह परवर्सिटी है? दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक हिम, क्या यह परवर्सिटी है जी? क्या यह बिल्कुल अराजकता है? क्या यह मूर्खता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूं? यह कौन सा चैप्टर से है? यह चैप्टर है द स्नेक से लिया गया। स्नेक में पोएट को स्नेक को मारने का हिम्मत भी नहीं होता है और वह चाहते हैं कि उससे बात भी करें। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार की, तो यह लाइन कहां से लिया गया है? तो द स्नेक से लिया गया है। तो बोलना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्नेक व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस। किनके द्वारा? तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा कंपोज है। तीसरा नंबर, वेयर आर द सॉन्ग्स। आपको चार ऑप्शन है, केवल दो ही बनाना। कोई भी दो, एक दो को पहचान है तो एक दो नंबर वाले देख के बनाइए। अगर एक वाला और चार वाला आपको समझ में आ रहा है तो चार वाला ही बना दीजिए। जो आपको चार में से दो समझ में आ जाता है उसको आपको बना देना है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग ऑफ सॉन्ग कहां है। एंड ए वेयर आर दे, और वे कहां है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दे म्यूजिक टू। अब यह लाइन कहां से लिया गया है जी? यह लाइन लिया गया है ऑड टू ऑटम से। या ऑटम को, जैसे जितने भी पोएट हैं स्प्रिंग सीजन को बहुत ज्यादा जो है लेकर के अप्रिशिएट किए, लेकिन ये सबसे अलग, या स्प्रिंग सीजन को अप्रिशिएट ना करके ऑटम सीजन को अप्रिशिएट किए इसमें पोएट। ऑड टू ऑटम पोएम में पोएट जो हैं वह किस चीज को लेकर के, जो ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन उस चीज को लेकर के एक्सप्लेन किए हैं। तो उस चीज को अगर लेकर एक्सप्लेन किए हैं तो वही पूछ रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग आखिर कहाँ है। बार बार सब स्प्रिंग के नाम लेता है, स्प्रिंग ही है बेहतर, तो कहाँ है वह आज? तो यह कहाँ से लिया गया? जो चीज को आप पता चल गया है तो लिखना है these lines have been taken from ऑड टू ऑटम which has been composed by जॉन किट्स। जिनके द्वारा कंपोज किया गया जॉन किट्स के द्वारा, तो जॉन किट्स के द्वारा, जिनके द्वारा भी कंपोज हो। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, या फिर देखिए हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस, लेविटेशन पावर की बात कौन से पोएम में? मैकबेटी द मिस्टिकेट में। वुड मेक ए फकीर अस्टेयर, वह फकीर को भी अस्टेयर कर देता था, अचंभित कर देता। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकबेटी नॉट देयर, आगे पढ़िए तो और भी मजा है। मैकबेटी नॉट, जब क्राइम वाले सीन पर पहुंचते थे तो मैकबेटी रहता ही नहीं था। तो नहीं रहता था, तो कौन सा लाइन से लिया गया है, कौन से पोएम से लिया गया है, किस बात को आप पहचानने में सक्षम नहीं है? तो इस बात को कैसे बोल रहे हैं कि लाइन कहां से लिया गया हम पहचान ही नहीं पाते हैं। हो सकता है कि चार चीजें दिया हुआ है, चार ऑप्शन, उसमें से एक आपको नहीं पहचानने मारा, कोई बात नहीं, आप काहे इतना बरी करते हैं जी? चिंता नहीं करना है। आपके सामने जो चीजें आएगा वह 30 मार्क खान या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आने वाला है। आप केवल पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ, आपको अंदर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर पूछेगा और क्या करना है। अरे अब नहीं कुछ करना है, अगर उतना आप कर लिए तो फिर आप अपने आप को होल्ड करके रखिए। अब बस उसी चीज को परफॉर्म करना है। ये नहीं कि बहुत सारा गेन कर रहे हैं, फिर परीक्षा में गए तो याद तो किए थे बहुत है कुछ, लेकिन वहां पर जब आउटपुट देने की बारी आए तो निकल नहीं रहा है। तो बार बार केवल इनपुट पर ध्यान नहीं देना है, केवल अपने अंदर ठूसते नहीं चले जाना है। उस जितना आप ठूस चुके हैं या जितना आप इनपुट कर चुके हैं जी, उसको आप आउटपुट करिए, निकालिए। आउटपुट करने के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आखिर हमने कितना इनपुट किया और कितना मेरे पास कैपेसिटी है उस चीज को स्टोर करने का, होल्ड करने का। तो बहुत ज्यादा बारी नहीं होना है। आपको जितना चीजें करवाएगा उस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में अब लाना है चीजों को, तब जाके बेहतर कर पाएगा। कोई भी टॉपर जो है बहुत सारा प्रश्न, बहुत सारा चीजें याद नहीं करता है, वह कुछ चीजें फिक्स होता है, उसी चीज पर प्रैक्टिस करता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 तक पहुंच चुके हैं आप 7 में से, तो पहला अगर आप 8 नंबर के लिख लिए हैं ए से, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन यहां से लिख लिए हैं प्रोज सेक्शन से, और 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आप
पोएट्री सेक्शन से लिख चुके हैं, अगर 1 2 3 क्वेश्चन अगर आप डील कर चुके हैं अपने तरीके से, तो 8 4 12 और 12 4 16 नंबर का आप काम कर चुके हैं जी। कितना मार्क्स का? 16 मार्क्स का आप काम कर चुके हैं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए, मस्ट ही नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पर जाएगा तो 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चौथा क्वेश्चन में कि राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर व्यूज अबाउट रिसेंट मूवी। अब रिसेंट में कोई मूवी वगैरह देखे हैं आप? अरे परीक्षा के इतना टेंशन है कि मूवी क्या देखेंगे, मूवी हम नहीं देखते हैं, सीधे मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, फिजिक्स बनाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसी में लगल रहते हैं। तो मूवी तो आपने देखा नहीं। फिर भी अगर कोई रिसेंट मूवी अगर आप देखे हैं, मूवी में इंटरेस्ट है आपका, तो आप उसका व्यू के बारे में आप अपने फ्रेंड को बताइए। उसको लेकर के आपके मन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हुआ मूवी में, कौन सी बातें आपको अच्छा लगा, वह मूवी कैसा था, इस प्रकार की शेयरिंग करना। क्या आप इस चीज को शेयर करने में कैपेबल हैं? अगर शेयर करने में कैपेबल हैं तो शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो छोड़ दीजिए। अगला, राइट लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी। आपके सिटी में अगर जो भी म्युनिसिपल कमिश्नर है उसको कंप्लेन करते हुए इस चीज को लिखना है। किस चीज का कंप्लेन लिखना है? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। हम आपको ऑफलाइन क्लासेज में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेकर के 2 बात हम न्यूज एडिटर के पास लिखे हैं जी। आप इस चीज को पर भी प्रैक्टिस हम ला के करवा देते हैं कि आपको कैसे किस प्रकार अगर मूवी से ही रिलेटेड कोई बात पूछ दे, चाहे आप कहीं घूमने गए तो घूमने वाले तो लिखा ही दिए हैं ऑफलाइन क्लासेज में, तो अगर मूवी पर आपको कुछ व्यू देना है तो हम इस चीज को भी आपके सामने ला करके रख देंगे कि इस किस प्रकार चीजों को शेयर करना। आप अपने मूवी का जो व्यूज है वह किस प्रकार शेयर करेगा, किसी मूवी को लेकर के आपके मन में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है वो अपने मित्र के पास शेयर करना है तो किस प्रकार शेयर कर सकते हैं। या फिर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसको आपको लेटर लिखना है प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग को लेकर, तो किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एफर्ट आपको लगेगा, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। आप हर क्वेश्चन को इजी में नहीं ले सकते, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट इसलिए लग जाता है क्योंकि चीजें हम लोग है जो आप बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल डायरेक्ट फोन मिला देते हैं, कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। अब वह चीजें रहा नहीं कि एप्लीकेशंस का बार बार इस्तेमाल करना या फिर बार बार जो है चीज़ों को लिखना, लेकिन फिर भी ऑफिशियली अभी भी ये चीज़ें चलता है। फ़ोन किसी बड़े अथॉरिटी को नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको एप्लीकेशंस के थ्रू ही जाना पड़ता है। कि आप मुख्यमंत्री से कोई शिकायत करना है तो क्या आप डायरेक्ट उनसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। ऐसा अगर सुविधा उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सुविधा जनरली होता नहीं है। कहता है कि आप रिटर्न जो है जो भी आपका प्रॉब्लम है उस चीज़ को लिखिए और लिख कर को इनको दीजिए। तो उस चीज़ में लिखने के लिए आपके पास ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आपको इस लैंग्वेज पर कमांड बनाना है जी और इस चीज़ को लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको फिक्स मान करके लिखिए, समझिए, समझने का प्रयास करें, देखिए कि लिख पाते हैं कि नहीं जी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा एफर्ट डाल लेना है और बाकी इसमें हम हेल्प करने वाले हैं। आपको हम हेल्प करेंगे, इस चीज़ को बता रहे हैं कि हेल्प करेंगे, लेकिन आप टोटली मेरे बिलीफ पर, मेरे ऊपर ऐसे होकर के नहीं रह जाइए कि बोले हैं करने के लिए। ठीक है, हम बोले हैं, बाकी आप अगर ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आप अपना भी कुछ जो है चीज़ें कर सकते हैं कि करिए, आप भी लिखने का प्रयास करिए, टोटली डिपेंडेंट नहीं बनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप डील करते हैं। 5 नंबर का आता है परीक्षा में, कितना नंबर का आता है जी? 5 नंबर के परीक्षा में आता है, तब 5 नंबर पर थोड़ा सा वर्क कर लेना है, बाकी हेल्प करेंगे हम आपको। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिस प्रकार आपको बताते जा रहे हैं उस प्रकार फॉलो करते जाएंगे, आप बिल्कुल परीक्षा में निराश नहीं फील करेंगे, आप अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं फील करेंगे, आप बिल्कुल इनकरेज के साथ, बिल्कुल हाथों उत्साहित ना होने के कारण बिल्कुल बेहतर करके आइएगा, बेटर। आंसर एनी 5 ऑफ द, केवल 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है जी, और आपके पास क्वेश्चन की संख्या रहेगा 10 में से केवल 5 को क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते हैं। अरे 2 को कोई ई वाला दे दो, कोई वाला 2 को प्रोज सेक्शन वाला दे देना है और 2 को पोएट्री सेक्शन वाला दे देना है, 4 को हुआ, एक और दे देना 5 को, या फिर 3 को ई वाला दे दीजिए, 2 को नहीं दे दीजिए, 3 को वाला दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज रोल ऑफ एजुकेशन। हम डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला चैप्टर जो आप पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं कि एजुकेशन किसी भी नेशन के बिल्डिंग में आप एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उसमें बोले हैं।
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो भी बातें बताएगी उस चीज को लिख देना, इसमें हम लिखवाए हुए हैं क्वेश्चन आंसर में। व्हाई डिड द नरेटर इनिशियली हेजिटेट टू मीट नानू काका, नानू काका चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आवल है कि नानू काका से शुरू में मिलने से ये जो है राइटर जो हैं या फिर नरेटर जो हैं, कहानीकार जो हैं, वह शुरू में हिचकिचाते क्यों हैं, किस चीज को लेकर के हेजिटेट फील करते हैं, कारण क्या था, तो इस चीज को आपको बताना है। वह कारण क्या था कि ये बड़ा डिंग हाँकते थे जी, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जेंट पर्सन थे, किसी भी चीज को एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके ही बताने वाले पर्सन थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बताने में कंबल है। इंडियन सिविलाइजेशन निकलते, सॉरी ये भारत इज माई होम से और ये नानू काका वाला चैप्टर से, ये पिंच ऑफ स्नैप से लिया गया है। तो एक दो क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो फिर अगला पेज पर चलते हैं, अगला पेज पर जाएंगे तो फिर मिलेगा। हाउ डज बर्ट्रैंड रसेल एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉर्पोरेशन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। अब ह्यूमन प्रोग्रेस में कॉर्पोरेशन का किस प्रकार योगदान है, कॉर्पोरेशन का किस प्रकार योगदान है, किस प्रकार योगदान है। मान ली इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसको कट छोड़ दीजिए इस चीज को, अगला पढ़ते हैं। व्हाई इज द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड कंसिडर्ड ए सोशल इवेंट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, जो हमारी सामाजिक परंपरा है, उसमें किसी भी बच्चे के जन्म होने पर उसको कंसिडर्ड किया जाता है एक सेलिब्रेशन के थ्रू, एक इवेंट होता है जी, और उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, पूरे फैमिली के लिए एक हैप्पी इवेंट होता है और उस चीज को सब कोई सेलिब्रेट करते हैं, हंसी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चीज का आप जवाब दे सकते हैं। या हाउ डज साइंग एंड वीपिंग ऑफ द बिलव्ड अफेक्ट द स्पीकर इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है जी, उसमें स्पीकर जो है, स्पीकर कहने का मतलब जो जॉर्डन जी हैं, जो हमारा पोएट है जॉर्डन जी, किस प्रकार इस चीज को बताते हैं कि उनके लिए रोना और उनके लिए कराहना जो है वह किस प्रकार अफेक्ट कर रहा है, वह उनकी प्रेमिका को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर वह रो रही हो, इस चीज को बताते हैं कि अगर तुम रो रही हो तो इस चीजें मुझे भी अफेक्ट कर रहा है, मुझे भी अफेक्ट कर रहा है, मुझे भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए तो उसमें मना करते हैं कि इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा, वाई नहीं रोना है। वाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स इन कमला दास माई ग्रैंड मदर। अब माई ग्रैंड मदर हाउस में कमला दास कहते हैं कि उसमें बहुत हम छोटे थे, आई वॉज टू यंग टू रीड द बुक्स, तो उस समय ये छोटे बहुत थे, इसलिए जो है छोटा बच्चा कितना बुक पढ़ सकता है, तो नहीं पढ़ने में इसलिए अनेबल थे जी। तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें देखिए ढूंढिए, 1 2 वहां तक 3 4 5, ये 4 5, ये 5 क्वेश्चन डील कर दिए हम लोग, बाकी टेंशन ही नहीं लेना। या फिर आप कोई भी 5 को आ रहा है, मान ली नहीं आता था, तो व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में क्या सोच है। द पोयम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ में, जिसमें एन एपिटाफ जो पोयम है उसमें राइटर कहते हैं कि उनकी जो बिलव्ड थी वह वेस्टर्न की सबसे खूबसूरत महिला थी जी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो इस चीज को लेकर के क्वेश्चन आंसर आपको करवाया गया। तो केवल 5 क्वेश्चन आंसर क्या आप बताने में सक्षम नहीं है, आप बिल्कुल बनाने में सक्षम हैं, आप इस चीज को मान लीजिए कि हम बना लेंगे, ठीक है। What was the impact of Norman conquest? अब ये अगला प्रश्न है कि what was the conquest of Norman conquest on the vocabulary on Old English। अब इस चीज को हम पढ़ाया ही नहीं है, इस चीज को नहीं बनाना है, यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसके जो राइटर कौन है, उनके फेमस पोएट का नाम लिखना है। तो इस चीज के फिर हम ओल्ड इंग्लिश से प्रश्न है, मिडिल इंग्लिश से प्रश्न है, या मॉडर्न इंग्लिश से भी प्रश्न हो सकता है, व्हाट इज फेयर फार्स, इस प्रकार की चीजें, ये तीनों प्रश्न जो है आया हुआ है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। नहीं बनाना है, 5 को बन गया ना जी, बस एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है आपको। अगर आपको इंग्लिश में बेहतर बनना है तो आप इस चीज को बोर्ड एग्जाम पहले बेहतर कर लीजिए, उसके बाद मेरे साथ जुड़िए। सीखना अलग बात है, एग्जाम निकालना, उसमें नंबर अचीव करना अलग बात है। कितना बार नॉलेज रहता है और चीजों को बेहतर ढंग से नहीं पता होता कि कब क्या कैसे डील करना है, तो नंबर कटिंग नहीं हो तो फिर भी उनका नंबर कम आ जाता है। कई बार चीजें कम पता होता है लेकिन उनको पता होता है कि कहां पर क्या लिखे हैं, जिससे हमारा नंबर कटिंग नहीं हो, तो उस समय उन स्टूडेंट कमजोर स्टूडेंट भी नंबर अधिक गेन कर लेता है। तो ये होता है, स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखता है। तो आंसर एनी 3, अगर 5 क्वेश्चन को वहां पर डील करते हैं तब 5 क्वेश्चन को डील करते हैं तब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, क्वेश्चन और मार्क इस प्रकार होता है, क्वेश्चन इंटू मार्क होता है, Q इंटू M। क्वेश्चन कितना डील करना है 5, और 2-2 नंबर का रहेगा था, यहाँ पर 5 दूनी 10 नंबर आने वाला है। कितना नंबर, क्वेश्चन आंसर से कितना नंबर आने वाला है जी, तो 10 मार्क्स यहाँ से गेन करने वाले हैं। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं तो पहला आपके पास था 8 नंबर ऐसे के, 4 नंबर किस चीज का, एक्सप्लेनेशन का, फिर 4 नंबर एक्सप्लेनेशन का, ये प्रोज है, ये पोएट्री है,
और चौथा नंबर पर पहुंचे तो 5 नंबर था राइटिंग जो लेटर एप्लीकेशन से, तो 8 4 4 5 और उसके बाद 1 2 3 4 5वां नंबर पर पहुंचे तो 5वां नंबर में 10 नंबर आपको मिल रहा था क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, तो 8 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो 8 4 4 16 16 और 5 20 और 10 30 नंबर तक के आप बात को क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज ए फिक्स, इसमें आपको बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा है, बनाना भी बिल्कुल आसान है जी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइएगा तो केवल 3 ही प्रश्न, 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 ही का आंसर देना है। और इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी यू बना देता है, इस समरी पर ध्यान देने लगता है, उस समरी पर ध्यान देने लगता है। उसको लगता है कि मास्टर पोएम वाला समरी करवाए हैं, प्रोज वाला तो करवाए भी नहीं किए। फिर कभी किसी कोई स्टूडेंट को लग सकता है कि प्रोज वाला तो करवाए हैं लेकिन पोएम वाला नहीं करवाए हैं। आप डोंट वरी हो जाइए, आपको कोई भी समरी अगर याद है, केवल और केवल जो है पोएम वाला समरी याद करना है, प्रोज वाला समरी को याद हम तो कह रहे हैं कि करना ही नहीं है। और ये तीनों याद कर लीजिए जी, तीनों, द सोल्जर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर हिम, तीनों में से कोई आपके परीक्षा में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इस चीज को याद कर लीजिए, क्या जी, फायर हिम और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तीनों को आप याद कर लो। 1 2 3, केवल 3, 1 2 3। ये हम मॉडल पेपर डील कर रहे हैं आपके सामने, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, उसी को मॉडल पेपर को हम डील कर रहे हैं। तो फायर हिम याद कर लीजिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट याद कर लीजिए, द सोल्जर याद कर लीजिए। ये तीनों याद कर लेते, 3 में से एक आपको परीक्षा में जरूर से जरूर, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बस कोई आपके साथ धोखा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला स्ट्रेटजी है कि पोएम वाला सेक्शन के जो पोएट्री सेक्शन है उसका हमको समरी याद कर लेना, अभी फिक्स है, ये 3 को याद कर लेना है। ठीक है, आप बेहतर हैं और भी बेहतर करना चाहते हैं 5 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं याद करना, 5 याद कर लिए बस काम क्लियर हो गया। यहां तक तो हम करें कि 3 ही याद करिए, केवल ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, अब प्रोज वाले सेक्शन के लिए, प्रोज वाले सेक्शन वाला समरी हम छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या बनाए सर, 3 ही बनाना था, एक तो आप बना ही चुके हैं समरी लिख करके पोएट्री वाला। ठीक है, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज सेक्शन, इसको तो बनाना ही नहीं है, बी वाला नहीं बनाना है हमको, छोड़ दिए, ए वाला बनाए। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नोवेल। ये बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश से प्रश्न है या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न है, तीनों में से कोई हमको नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। तो ना प्रोज वाला बनाना है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला बनाना है, इसको हम नहीं बना। अभी केवल हम क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो केवल एक ही चीज बनाए हैं, ऑप्शन ए वाला, कि जिसमें पोएट्री पोएम सेक्शन वाला हमने क्या लिखा जी, पोएम सेक्शन वाला समरी लिख लिया। बाकी सारे प्रश्न को हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो फिर आपको डर लग रहा है कि आखिर सब इतना छोड़ रहे हैं तो बनाएंगे क्या, अभी बनाने के लिए बहुत है आपके पास। ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे सर, पेज आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा, आगे मिलेगा मैच द टाइटल्स ऑफ पोएम। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है। 5 नंबर बिल्कुल दे रहा है, 5 मार्क्स लीजिए, नो कटिंग, इसमें कोई कटिंग नहीं है। और टू ऑटम कौन लिखे हैं, सोल्जर कौन लिखा है, फायर किंग, एन एपिटाफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है जी, एकदम जल्दी से मिलाइए और 5 नंबर उठाइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन जी। ठीक है, एन एपिटाफ पहले जो एकदम बिल्कुल आसान है, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। ठीक है, आगे कहाँ है जी, फायर हिम के दारू वाला बताए थे कि दारू पी के लोग फायर करता है, फायर कि फायर है मैं, क्या है, फायर है, दारू पीने के बाद कहता है कि फायर है मैं। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ लिखे हैं वाटर डिला मेयर और टू ऑटम लिखे हैं जॉन किट्स। इस प्रकार की चीजों को आप अगर मिला देते हैं या इस प्रकार की चीज आपके परीक्षा में लिस्ट ए रहेगा और लिस्ट बी रहेगा, तो लिस्ट ए या लिस्ट बी लिख करके आप जो है कि एक का आंसर क्या होने वाला है, तो एक का सी, ऐसे लिख दीजिएगा, एक का सी होगा, क्या होगा जी, एक का सी। दूसरा 2 नंबर है तो 2 का क्या होने वाला है, तो 2 का हमने देखा कि 2 का डी होने वाला है, तो लिख देंगे 2 का डी। इस प्रकार आपको परीक्षा में कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आप 3 नंबर में गए हैं तो 3 नंबर वाला में क्या था जी, 3 नंबर वाला में तो 3 नंबर फायर हिम कौन लिखे हैं, तो केंदारो वाला, तो ए, तो 3 के ए ऐसे करके लिख दीजिएगा बिल्कुल सुंदर अक्षर में। आपका राइटिंग बहुत मायने रखता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 4th नंबर में एन एपिटाफ कौन लिखे हैं जी, तो वाटर डिला मेयर, ई वाला, तो ई लिखे हैं। इस प्रकार की चीजें कर लीजिए। तो 5 नंबर यहां से बिल्कुल, ये 5 नंबर आपको अटेंड करना ही करना है, 5 नंबर इसको छोड़ना नहीं है। और देखिए आगे ट्रांसलेशन बनाने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, आप होल्ड करके रखिए, आप ट्रांसलेशन बनाने का मन कर बना लीजिएगा, अभी नहीं बनाइए, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे मिलिएगा तो फिर आपको मिलेगा मैच द टाइटल्स ऑफ द प्रोज
पीसेज। अभी पोयम वाला था, ये पोएट्री वाला है, या फिर सॉरी पोयम वाला था तो ये प्रोज वाला है। फिर लिस्ट ए और लिस्ट बी को मिलान करना। ये 10 नंबर ये बिल्कुल आपको परीक्षा में 6 वाला है जो फिक्स करके देगा जी। इस चीज को आपको छोड़ना नहीं है, पहले इस चीज को ही बनाना है। फिक्स है, चीजें बिल्कुल आसान है, नो नंबर कटिंग है, कोई नंबर नहीं काट सकता। 10 का 10 इसमें फिक्स है, ठीक है। जैसे पेज आगे बढ़ा के देखते हैं, पेज आगे बढ़ा, ये देखिए हाउ फ्री इज द फ्रेज आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मिला रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि एक का आंसर क्या होने वाला है, तो ई होने वाला है। फिर दूसरा नंबर में, ये दूसरा नंबर का था, हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखे हैं जी? मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। नहीं, कौन लिखे हैं? ए पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर, सॉरी क्या आ गया जी, इस चीज को हटाते हैं। मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, पहला। ए पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं जी? तो मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। अगला, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड कौन लिखे हैं जी? कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गया, बर्ट्रैंड रसेल, डोरोथियल सेयर। आइडियाज दैट हैव मेन इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई हैव अ ड्रीम, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो ये कौन लिखे हैं? डोरोथियल सायर्स। इस चीज को मिला। पिरल्स बाकी कौन जी लिखे हैं जी? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये इनके द्वारा लिखा गया है। अब ये बन चको जी इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये कौन लिखे हैं? तो ये बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। या फिर इधर उधर बातें हो सकता है, या डोरोथियल सायर्स ये लिखे होंगे शायद, बर्ट्रैंड रसेल वो लिखे हैं। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है और ये उनके द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है? आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा जाना चाहिए। नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लेना। आप भी मेरी तरह यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल लिख करके चीजों को याद कर लीजिए। पांचों चीज को लिख करके क्या कर लीजिए? याद कर लेना है, ओके, याद कर लीजिएगा। तो इस चीज को हमको क्या कर लेना है जी? याद कर लेना है। अगर आप 5 नंबर यहां से गेन कर लिए जी, 5 नंबर यहां से गेन करने हैं, तो 5 5 10 नंबर हो गया। 5 नंबर आप जो है पोयम वाला केवल समरी याद किए। कौन वाला जी? पोयम। एक्स्ट्रा बर्डन लेना ही नहीं। आपके माइंड में अगर पता चल गया कि बनाना क्या है, तो फिर आपके मन में डर ही नहीं रहेगा, और आपके मन में एक्स्ट्रा बर्डन जो आ रहा है कि यू कौन वाला बनाएंगे, कौन वाला छोड़ेंगे, तो ये चिंता आपके मन से बिल्कुल भाग जाएगा। अच्छा, और भी कहते हैं कि और भी थोड़ा सा ठीक ठाक, ऐसे तो स्टूडेंट जो ठीक हैं उनके लिए सब कुछ बेहतर है। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 को जरा से समझा देते हैं, या फिर 6 पर ही बात कर लेते हैं। पहले 6 पर बैठ जाते हैं। देखिए जी, जो ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, अगर ट्रांसलेशन लग रहा है कि बिल्कुल आसान पूछा जा रहा है, तो आप समरी आपको लिखने में नंबर काटा जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि हम नंबर नहीं कटाएं, इसमें से केवल 5 को ही ट्रांसलेशन बनाना था। 5 को आसान आसान ट्रांसलेशन ढूंढ करके बना सकते हैं, सक्षम है तो 5 को ट्रांसलेशन ही बना लीजिए। इसमें नंबर नहीं कटने की संभावना है। वहां पर भी नंबर नहीं कटेगा, कितना कटेगा? इसमें भी नहीं कटने की संभावना है। तो मान लिया अगर दोनों में से कोई समरी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन पर हम चल जाएंगे। लिखा है रमा रोज स्कूल जाती थी। तो बताओ, इतना आसान, ये तो क्लास 8 और 6 का बच्चा बनाता है। रमा रोज स्कूल जाती थी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, रमा वेंट टू स्कूल एवरी डे, या फिर डेली। एवरी डे या फिर एवरी डे की जगह पर डेली भी लिख सकते हैं, डेली। रमा वेंट टू स्कूल एवरी डे या डेली, बात खत्म। 1 नंबर हो गया। बताइए, अब आगे दूसरा पर बढ़ते हैं, आगे पेज नंबर बढ़ाते हैं। अमित कल प्रयागराज जाएगा। एगो पास्ट के दिला था, तब फ्यूचर वाला दे दिया। देखिए, मिला मिला के देखता है। अमित है तो अमित, ये अपने मन से हम नहीं लिखे, इतना आसान आपके मॉडल पेपर में दिया गया था। अमित कल प्रयागराज जाएगा, तो अमित विल गो, अमित विल गो कहाँ जाएगा जी? तो प्रयागराज। अमित विल गो टू प्रयागराज। कब जाने वाला है? तो कल। तो बताइए, स्टार्ट होगा कि टुमारो होगा? तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो टुमारो ना होगा जी। क्या होगा? टुमारो। तो अमित विल गो टू प्रयागराज टुमारो। तुम इतने उदास क्यों हो? तो प्रेजेंट अभी तक, इसके पहले पास्ट था, फ्यूचर था, फिर ये प्रेजेंट में आ गया। तो वाई आर यू सो सैड, वाई आर यू सो सैड,
वाई आर यू सो अपसेट, या फिर सैड की जगह पर अपसेट भी लिख सकते हैं, UPSE। तो फिर बात हो गया थी का आपके पास कितना वोकैब है, कितना वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है, कितना सारे सब जानते हैं। सैड की जगह पर अपसेट लिख सकते हैं, अपसेट की जगह पर आप अनहैप्पी लिख सकते हैं, या फिर वरी लिख सकते हैं, वाई आर यू सो सैड, वाई आर यू सो वरी, इस प्रकार की चीजें। प्रशांत चित्र बना रहा था। देखिए चित्र बनाने के लिए हम मेकिंग नहीं, जैसे कोई भी चित्र अगर चित्र बनाता है तो आप स्कूल में पढ़ेंगे कि उसको ड्राइंग कहते हैं जी। तो प्रशांत का तो प्रशांत ही लिख रहे हैं हम, प्रशांत सॉरी, ओ माय गॉड, प्रशांत वाज ड्राइंग, प्रशांत वाज ड्राइंग, क्या ड्राइंग कर रहा था जी, चित्र, तो पिक्चर। प्रशांत वाज ड्राइंग अ पिक्चर, प्रशांत वाज ड्राइंग ए पिक्चर, हो गया। अगला देखिए क्या तक बना, 1 नंबर वहां, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, वह बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है जी, आपको अच्छा व्यवहार करना है बच्चों के साथ। ही डील्स गुड विद चिल्ड्रेन, CHILDER, चिल्ड्रेन। डील विद का इस्तेमाल करते हैं, किसी पर्सन से डील करना हो तो डील विद का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बर्ताव के सेंस में कि उसका बर्ताव बेहतर है, वह बहुत अच्छा करता है। जैसे ही डील्स विद स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करता है या डील करता है, अच्छा से बर्ताव करता है, तो उस चीज को। क्या तुम्हें उपन्यास पढ़ना पसंद है, या वहां तक 5 को बना लें तब बिल्कुल आपका टेंशन खत्म हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 5 को आप में से कोई आपको लग रहा है कि बोला नहीं बन पाएगा, तो कोई बात नहीं, अगला ऑप्शन आपके पास है। क्या तुम्हें उपन्यास पढ़ना पसंद है, तो लिख देंगे डू यू लाइक टू रीड अ नोवेल, डू यू रीड लाइक अ नोवेल। या फिर क्या सुंदर दृश्य है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जी, क्या सुंदर दृश्य है, व्हाट आ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट, कितना सुंदर दृश्य है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट। या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज इट, यहाँ पर सीन की जगह पर साइट भी लिख सकते हैं, SIGHT साइट, या फिर सीन की जगह पर व्यू भी लिख सकते हैं, व्यू मतलब भी दृश्य होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज इट। ओके, आज अध्यापक ने हमें सजा दी, तो आज आपको अगर टाइमिंग बट जनरली जो है हम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, लेकिन शुरू में लिखना चाहते हैं तो कॉमा लगा के लिख सकते हैं। जैसे टुडे कॉमा अध्यापक ने, अध्यापक को क्या कहते हैं, टीचर। जो भी टीचर आपको दिए होंगे सजा उनको आप जानते होंगे, अगर किसी चीज को आप जानते हैं तो वो खास हो गया जी। टुडे द टीचर पनिश्ड, टुडे द टीचर पनिश्ड अस, किसको सजा दी है, हम लोगों को, यहाँ में। तो टुडे द टीचर पनिश्ड अस। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया। तो इतना आसान था, 5 मैचिंग, 5 ट्रांसलेशन, 15 नंबर फिक्स, ना कोई समरी की टेंशन, कुछ की ना टेंशन है, केवल ग्रामर आप जानते हैं तो ग्रामर से कितना ज़्यादा फायदा होने वाला जी। अगर कोई ग्रामर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो 60 नंबर उधर से 50 नंबर ही ऑब्जेक्टिव अटेंड करना है, तो ग्रामर से तो 50 नंबर अटेंड कर सकते हैं, बाकी तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही चीज़ें कि नॉलेज लेवल आपका बेहतर होता है तो किसी भी चीज़ को आपके करने के लिए बेहतर हो जाते हैं आप, ठीक है। अगला, अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक की चीज़ें टेंशन खत्म है तो आगे 7वां नंबर तो और भी टेंशन खत्म होने वाला है। ये लास्ट है हमारे पास, रीड द पैसेज केयरफुली। अब इस पर भी है स्टूडेंट का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए। जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो भी नीचे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे दीजिए, बिल्कुल आसान है। अब इस पर दिमाग ही नहीं लगाना है, राइट है प्रेसिज हमको नहीं लिखना है जी, प्रेसिज लिखते हैं। प्रेसिज कहने का मतलब है कि किसी भी पैराग्राफ को जब आप पढ़िए तो उसका 1/3 पार्ट आपको लिख करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर जो पॉजिटिव बातें हैं उस चीज को आपको लिख देना है। जो टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं, टॉपिक रिलेटेड बात ही आपको लिखना है, ठीक है। राइट है प्रेसिज, तो प्रेसिज एक्स्ट्रा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, प्रेसिज हमको नहीं बनाना है क्योंकि आप उतना ज्यादा प्रकांड विद्वान है नहीं
कि चीज़ों को जो है आप पढ़ें और उसके मीनिंग को समझ पाएं और उसको कंसाइज वे में, शॉर्टकट वे में आप उसको लिख सकते हैं। तो पैसेज पर ही आपको काम करना है। बोलिए, अब आपको कौन टेंशन है? क्या आपको यह टेंशन है कि कौन सा प्रश्न बनाना है और कौन सा प्रश्न छोड़ना है? यह प्रश्न आपको दूर हुआ? यह कंफ्यूजन आपके मन में जो था, यह डर था कि कौन सा बनाए कौन सा छोड़े, किस में नंबर कटेगा, यह प्रॉब्लम आपका दूर हुआ जी? अगर प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। इतना बेहतर समझाने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है, उसके बाद में भी अगर आप कह पा रहे हैं कि नहीं अभी भी दिक्कत है, तो क्या हम कर सकते हैं बताइए? आप बाकी जितना बोलें उतना आपको प्रैक्टिस करना है जी। जितना आपको बोला गया, जौन जौन प्रश्न आपको बोला गया उसका आपको प्रैक्टिस करना है। मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करिए।